Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 13, chapter number 6. Today our topic of discussion is what is probability. बेटा लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके साथ ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को डिनोट कराया जाता है ए बार के साथ या ए की पावर सी के साथ। इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं ए कंप्लीमेंट को कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से डेविएट करा दे, माइनस करने किसको? सेट ए को। इसी तरह से जब एक फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट यू था हमारे पास, वो क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 4 6 8। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? एक कंप्लीमेंट को कैलकुलेट करना है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा ए कंप्लीमेंट का? वो होता है u माइनस ए। तो यहां पे हमने क्या किया, u में 1 है लेकिन a में 1 नहीं है, तो हमने क्या किया, इस 1 को यहां लिख दिया। इसी तरह 2 जो है वो u में भी है और a में भी है। जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे, उनको हम कंप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इस तरह 2 2 सेम है, ये नहीं आएगा। 3 यहां तो है लेकिन यहां पे नहीं है, तो यहां 3 आ जाएगा आपके पास। इसके साथ ही 4 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट u में 4 है, a में 4 है, तो 4 भी नहीं आएगा। 5 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन a सेट में नहीं है, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 6 जो है वो यूनिवर्सल सेट में भी है, a सेट में भी है, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे। 7 जो है ये यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन a में नहीं है, 7 भी लिख दिया जाएगा। 8 जो है यूनिवर्सल सेट में u में भी है और a में भी है, इसलिए ये नहीं आएगा। 9 आएगा हमारे पास और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10। तो यूनिवर्सल सेट को u से रिप्रेजेंट कराया जाता है। ये हमारे पास क्या है, a कंप्लीमेंट। तो अगर आपने a कंप्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो किसको? a को। यूनिवर्सल सेट में से जब a को माइनस कर देंगे, जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? a कंप्लीमेंट के होंगे। इसी तरह से एग्जांपल 6.1 हमें गिवन है, s यूनिवर्सल सेट को u से रिप्रेजेंट भी कराते हैं। अगर हम u की जगह s भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। तो आप u की जगह आप s भी लिख सकते हैं, यानी सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं। इस तरह s की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इस तरह a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 है और b की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 है और c की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 है। इसी तरह से एंड d की वैल्यू इक्वल टू 4। फाइंड, आपने फाइंड सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आपने a यूनियन b। तो सबसे पहले आपने यहां लिख दिया s सैंपल स्पेस, या जिसको आप यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। तो s जो होता है वो u के इक्वल भी होता है। s लिख दें या u लिख दें, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो मैंने u लिख दिया। तो यहाँ u की वैल्यू, सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 है। फिर हमने कहा b की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 2 4 6 8। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 3 5 7 और d की वैल्यू क्या है? 2 और 4। अब हमने क्या निकालना है? a यूनियन b। यूनियन में क्या होता है? जो एलिमेंट सेट a के होते हैं और जो एलिमेंट सेट b के होते हैं, यूनियन के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास कोई से 2 सेट हैं, फर्स्ट के हमने a यूनियन b निकालना है, तो उनमें जितने भी एलिमेंट्स a के होंगे, जितने भी एलिमेंट्स b के होंगे, उन सब एलिमेंट्स को a यूनियन b में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 यहाँ पे था, यहाँ था 2 4 6 8, तो ये कहां तक जा रहे हैं? 8 तक जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 1b 2b 3b 4b 6b 8b। अब क्योंकि 5 यहाँ पे भी नहीं है, 5 यहाँ पे भी नहीं है, तो 5 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। यूनिवर्सल में क्या करते हैं, दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखा जाता है,
लेकिन जो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता उस टर्म को नहीं लिखा जाता। इसी तरह से हमने अगर ए यूनियन सी निकालना है तब देखेंगे ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो 1 2 3 4 हैं, और सी के क्या हैं, सी के एलिमेंट जो है वो 1 3 5 7 है। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, उसके बाद क्या आएगा 5 भी आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा क्योंकि ना तो 6 सी में है ना ही 6 आपका ए में है। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कोई से दो सेट हो, उन दोनों सेट में से हम कॉमन एलिमेंट्स को ले लेते हैं, जो मुश्तरका एलिमेंट्स होते हैं, जो मुश्तरका अरकान होते हैं। जैसा कि हमारे पास ए है सेट, उसमें 1 2 3 4 है, सी क्या है 1 3 5 7 है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे देखें 1 कॉमन आ रहा है, 1 यहां पे भी है और 1 यहां पे भी है। इधर जो है ए 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है। तो जब हम ए और सी की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, तो इन दोनों में से हमने कॉमन पॉइंट्स लेने हैं। तो कॉमन पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे पास, इधर 1 और 3, इधर ये कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास 1 और 3 आएंगे। तो यहां पे लिख दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन सी की जगह 1, 3। इसी तरह सी इंटरसेक्शन बी निकालना है हमने, तो सी क्या है 1 3 5 7 है और बी क्या है 2 4 6 8 है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। देखें सी है और बी है, इन दोनों में से कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहां सी इंटरसेक्शन बी की जगह ये एम्प्टी सेट लगाया गया है। आप इसको 5 बोलते हैं, इसको 5 बोला जाता है। ठीक है ना, ये एम्प्टी सेट के लिए होता है, ये लगा दें आपकी मर्जी है, वरना आप एम्प्टी सेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास सी है, सी कंप्लीमेंट निकालना है आपने, सी कंप्लीमेंट। तो आप सी कंप्लीमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सी कंप्लीमेंट का फार्मूला होगा u माइनस सी। सी कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, u माइनस सी। तो आपने कहा सी कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है u माइनस सी। अगर a कंप्लीमेंट होता तो वो क्या होता है u माइनस a। इस तरह b कंप्लीमेंट होगा तो वो क्या होगा u माइनस b होगा। c कंप्लीमेंट है तो क्या आएगा u माइनस c। ठीक है बेटा, u माइनस सी। इस तरह b कंप्लीमेंट हो तो u माइनस b, a कंप्लीमेंट हो तो क्या होता है u माइनस a होता है। इस तरह अगर हम c कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होगा u माइनस c। u यानी आप कह सकते यहाँ पे u तो नहीं है लेकिन s तो है, सैंपल स्पेस तो है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो s होता है वो इक्वल टू क्या होता है u होता है। तो हमने u माइनस सी करना है, ये समझ लें कि u का कॉलम है, u के एलिमेंट्स हैं, u का सेट है और ये c का है। तो इसमें देखें 1 है, इसमें 1 है तो ये नहीं आएगा। 2 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया गया यहाँ पे। अब ये देखें 3 यहां पे भी है, यहां पे भी सेम एलिमेंट्स नहीं आएंगे। 4 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 4 आ जाएगा हमारे पास सी कंप्लीमेंट में। 5 यहां है लेकिन यहां भी है, नहीं आएगा। 6 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 6 भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, 7 जो है वो यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, सेम वाले नहीं आते, ये नहीं आएगा। 8 जो है वो यहां पे भी है लेकिन 8 यहां पे नहीं है, 8 यहां आ जाएगा सी कंप्लीमेंट में। 9 जो है वो यहां पे भी है लेकिन यहां नहीं है, 9 भी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 10 जो है वो यहां है लेकिन यहां नहीं है तो इसलिए 10 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सी कंप्लीमेंट। इस तरह अगर आपने ए कंप्लीमेंट निकालना है, ए कंप्लीमेंट, तो उसका फार्मूला क्या होगा, u माइनस ए होगा। ए कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा बेटा आपके पास, u माइनस ए होगा आपके पास। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट में, ए कंप्लीमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला लिखेंगे आप यहाँ पे। ए कंप्लीमेंट है उसके लिए ए लगा दें, ऊपर चाहे तो आप सी लगा दें कंप्लीमेंट के लिए सी। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, u माइनस ए, u माइनस ए। ठीक है बेटा, तो u माइनस ए, यहाँ पे u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। a की वैल्यू 1 2 3 4 है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखा जाएगा। 2 इसमें भी है, इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। 3 इसमें भी है, इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। 4 इसमें भी है, इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए 5 6 7 8 9 10 जो है वो a सेट्स के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, तो ये हमने a कंप्लीमेंट जो है कैलकुलेट कर लिया।
नेक्स्ट जो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? इफ n इज इंटीजर, अगर हमारे पास n कोई इंटीजर हो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपने प्रोडक्ट मालूम करना हो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का, डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, जिसको आप डिनोट कराते हैं n फैक्टोरियल के साथ, इस साइन को कहते हैं आप फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये आगे आप मैथ में भी इसको डिस्कस करेंगे। ये जो साइन होता है ये होता है आपका फैक्टोरियल का साइन। तो इसमें क्या होते हैं, हम n पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? यानी हम हर नेक्स्ट वैल्यू में से डेविएट करवा देते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, FACT फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n। जैसे कि हमने n का फैक्टोरियल लिया है तो n का फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n माइनस 2 अप टू सो लास्ट क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल में हम हर एक टर्म को, हर फर्स्ट टर्म को, या हम ये कह सकते हैं फैक्टोरियल के अंदर हम एक टर्म को मिनिमाइज करते जाते हैं, एक टर्म को मिनिमाइज करते रहते हैं, यानी कम करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 4 का फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल बेटा, तो यहाँ हम लिखा 4 मल्टीप्लाई क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 1। तो ये फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया हमने। तो फैक्टोरियल होता भी ये f फर्ज किया, यहां से उसने हमें एग्जांपल डेफिनेशन दी थी, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखें ये भी प्रोडक्ट है ना, 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये फैक्टोरियल आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। लेकिन इसमें देखें आपने हर एक वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू को आपने डिक्रीज कराया है, आपने हर नेक्स्ट वैल्यू को डिक्रीज कराया। पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 24। इस तरह अगर 2 का फैक्टोरियल लेना है वो तो 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 1। इस तरह अगर आप 3 का फैक्टोरियल लेने जा रहे हैं तो वो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। इस तरह से अगर आपने 7 का फैक्टोरियल लेना है तो वो किसके इक्वल होएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर हमने 10 का फैक्टोरियल लेना है बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हर नेक्स्ट वैल्यू को डिक्रीज करते जाए, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1। तो इन सब टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है परमुटेशन। व्हाट इज परमुटेशन? एन अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक तरतीब होती है फाइनाइट नंबर की, ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो एक तरतीब दिए गए होते हैं, एक सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं। एंड अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनाइट नंबर ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। और इसके अंदर हम बेसिकली ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट किया, मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स की बात करता हूँ, तो फर्स्ट में क्या आता है ए, सेकंड क्या आता है बी, थर्ड क्या आता है सी, फोर्थ आपके सामने आपको अंडरस्टूड है। मैं अगर नहीं भी बताऊं तो आपको पता होगा, तो क्या आएगा डी आएगा, इस तरह ई एफ अप टू सोन। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में जा रहे हैं अल्फाबेट्स, तो इसको कहा जाता है परमुटेशन। जब कोई काम किसी ऑर्डर के तहत होगा, एक तरतीब के तहत होगा, उसको परमुटेशन कहा जाता है, और जिसमें हमारी अपनी कोई राय शामिल नहीं होगी। अब देखिए अल्फाबेट्स है ना, तो इसमें हमारी कौन सी राय है, ये तो अंडरस्टूड है। आप किसी से पूछेंगे बताएं भाई ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है उसे पता होगा, ई आता है एफ अप टू सोन। ठीक है, इसमें अगर मैं ये पहले ये लिख दूं सी, फिर मैं लिख देता हूं ए, ठीक है, तो फिर मैं लिख देता हूं आपके पास यहां पे डी, और फिर मैं लिख देता हूं यहां पे फर्ज किया बी। तो ये देखें यहां पे हमारे पास कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये बी है, तो यहां पे ऑर्डरिंग नहीं है। तो जो चीज ऑर्डर के तहत नहीं होगी, जिसमें ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखा गया होगा, तो वो होता है कॉम्बिनेशन, और जिसमें कोई काम ऑर्डरिंग के तहत किया गया होता है वो होता है परमुटेशन। अगर मैं यहां 1 लिख दूं, 1 के बाद अगर पता है क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इस सीक्वेंस को जो ऑर्डर के तहत हो रहा हो
उसे कहा जाता है परमुटेशन। ठीक है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? परमुटेशन। और जिसमें ऑर्डर को फॉलो ना किया जा रहा हो बल्कि अपनी मर्जी शामिल हो तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग में हम ये बात करते हैं कि फर्स्ट किया सबसे पहला अल्फाबेट्स लेते हैं हम ए, अब क्या आता है बी, फिर क्या आता है सी, फिर क्या आता है डी। इस तरह अगर काउंटिंग में आते हैं तो फर्स्ट में क्या आता है 1 2 3 4। ये सब चीज जो है एक सीक्वेंस के तहत जा रही है, एक प्रॉपर ऑर्डर है इसका, तो इसलिए इसे परमुटेशन कहा जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोबारा से। एंड अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनाइट नंबर्स, ये अरेंजमेंट्स होती है फाइनाइट नंबर की, इसमें हम इनफाइनाइट नंबर नहीं लेते। फाइनाइट नंबर जिसको हम काउंट कर सकें, फाइनाइट नंबर ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, जो खास तरतीब में होते हैं। इस का परमुटेशन ऑफ दीस ऑब्जेक्ट्स, तो फिर हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? हम परमुटेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज नोटेड बाय, तो कहते हैं नंबर ऑफ वेज, अगर हम इसको जब अरेंज कर लेते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एनपीआर। एनपीआर, पी स्टैंड फॉर परमुटेशन, ठीक है बेटा। एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है? तो यहां पे देखें ये इसका फार्मूला है, एनपीआर का फार्मूला क्या है हमारे पास? इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर क्या है हमारे पास? एन माइनस आर फैक्टोरियल है। तो यहां पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एन वन आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड एंड सो ऑन एंड के आर अलाइक ऑफ केथ काइंड इज गिवन बाय। वो कहते हैं अगर फर्ज किया आपके पास डिफरेंट काइंड्स हो, डिफरेंट काइंड का डाटा हो और उसको आपने सिलेक्ट करना हो, तो फिर ये इस फॉर्म में होगा, स्मॉल एन वन, स्मॉल एन टू, अप टू सोन स्मॉल एन के की फॉर्म में होगा। अदरवाइज का ये फार्मूला होगा। इस क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी हमें गिवन है यहाँ पे, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट्स नंबर, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपने यहां लिख दिया r इक्वल टू 4। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स, कहते 4 डिजिट्स नंबर हैं, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 को आप किस तरह से तरतीब दे सकते हैं? इफ ईच इंटीजर इज यूज ओनली वंस, अगर हर इंटीजर को एक दफा से इस्तेमाल किया जाए। तो यहां पे एक चीज आपने देखा, जो चीज बात की जा रही है, इफ ईच इंटीजर इज यूज ओनली वंस, आपने हर इंटीजर को एक दफा यूज करना है। इट्स मीन दैट यहां पे हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं आएगा बल्कि क्या होगा? परमुटेशन आएगा। कैसे परमुटेशन आएगा? उसने कहा कि हर इंटीजर को यूज करना है। पहले क्या है, सीक्वेंस में देखा तो 1 आ रहा है, सेकंड में देखा तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, थर्ड में देखा 3 4 5 6। तो ये जो वैल्यूज हमें गिवन थी एक सीक्वेंस में गिवन थी, ठीक है ना। तो इनके अंदर हमें एक ऑर्डर नजर आ रहा है कि फर्स्ट के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ है, 5 6, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? परमुटेशन। तो हमने कहा परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट एनपीआर इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यहां हमने कहा हेयर एन इक्वल टू 6, एन की वैल्यू 6 है क्योंकि 6 आपके पास पॉसिबल वैल्यूज हैं, और आर जो है वेज हैं, हमने इनको इतने वेज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमने कहा n की जगह क्या आ जाएगा? 6, p वैसे r की जगह क्या आ जाएगा? 4, 6p4। तो इसका फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, तो यहां आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। यहां n माइनस r है तो यहां आ जाएगा 6 माइनस 4, साथ क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। इधर क्या आएगा? 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, इधर 6 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है? आपने कहा 6 फैक्टोरियल है तो क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे हमने फैक्टोरियल की फॉर्म को एक्सपेंड करने का पहले फार्मूला डिस्कस किया था, तो हर एक वैल्यू को हम मिनिमाइज करते जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह जब 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहां पे आपने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई 1 था, इसको 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ कैंसिल कर दिया, तो बाकी क्या बचेगा? आपने कहा 3 4 द 12, 12 5 द 60 और 66 द 360। 360 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह से एवेल्यूएट 5p3, इसको हमने सोल्व करना है, तो 5p3 का हमने फार्मूला लगाया
NPR की मदद से। तो 5 क्या है, n फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा फार्मूला के मुताबिक n माइनस आर, n क्या है 5 है, r क्या है 3, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे देखें हमने कहा 5 माइनस 3 आ गया, 5 माइनस 3 क्या होता है आपके पास होता है 2 फैक्टोरियल, ऊपर क्या देगा 5 फैक्टोरियल। तो आपने जब इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह जब 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके बराबर होता है ये। इसी तरह से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 1 कर दें, इसको कैंसिल कर दें, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या आएगा 3 4 द 12 12 5 द 60। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में से बेसिकली यह होता है कि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो आपसे कह सकते हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 इफ ईच इंटीजर इज यूज्ड ओनली वंस। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन परम्यूटेशन, ठीक है, व्हाट इज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या होता है, ये राइट द फार्मूला ऑफ परम्यूटेशन। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने जस्ट फार्मूला लिखना है किसका, परम्यूटेशन का। इसी तरह एक और क्वेश्चन है वो आपके पास है 10p6 है, तो आपने कहा 10 क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे n माइनस आर होता है, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 10 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, 10 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 1। इसे जब 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के तरीके 2 होते हैं, या तो आप ऊपर वाली सारी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दें, ठीक है बेटा। ऊपर वाली टर्म को अलग से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली टर्म को आप अलग से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। या तो ये होता है जैसे कि ये 4 3 2 1 है, आपने कहा कि 4 3 2 1, इधर भी है, इधर भी 4 3 2 1 है, इनको आपस में कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आप ये कह दें कि अब क्या करें, आप मल्टीप्लाई करवा दें 6 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर आप कहें 7 मल्टीप्लाई बाय 8, जो आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई 9 कर दें, उस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। जब इस तरह करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या होगा 151200, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन। When a selection of objects is made without paying regard to the order of selection, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में अगर हम कोई भी जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं उसके अंदर अगर हम किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे होते तो इस मीन दैट कि हम किसकी तरफ जा रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारी अपनी मर्जी होती है, हमारी अपनी राय होती है। परमुटेशन में हम एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर हम ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे होते। जिसमें ऑर्डर को फॉलो ना किया गया हो, अगर कोई एलिमेंट्स हमें ऑर्डर के बगैर दिए गए हों, बेतरतीब दिए गए हों, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। और जहां पे कोई भी एलिमेंट्स हमें एक सीक्वेंस के फॉर्म में गिवन हो या एक डेफिनेट ऑर्डर के फॉर्म में गिवन हो, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे परमुटेशन को यूज किया गया है। तो यहाँ पे व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड, जब हम सिलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, इज मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन, और उस सिलेक्शन के ऊपर हम ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रख रहे होते, ऑर्डर के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे होते, हमारी कंसंट्रेशन ये नहीं होती कि हम ऑर्डर के तहत कोई काम करें, बल्कि बेतरतीब काम कर रहे होते हैं, तो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने वो पहले बताया था कि पहले मैं बी लिख दूं, फिर मैं सी लिख दूं, फिर मैं ए लिख दूं, तो ये देखें ये अल्फाबेट्स तो हैं लेकिन ये ऑर्डर के तहत आपको गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में अपनी राय शामिल होती है, जबकि परमुटेशन में अपनी राय शामिल नहीं होती। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता, ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जबकि परमुटेशन के अंदर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, ऑर्डर को मद्देनजर रखा जाता है।
नेक्स्ट है इज डिनोटेड बाय एनसीआर, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। एनसीआर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन यहाँ सी होता है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन एनसीआर। तो फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन का। एवेल्यूएट, इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे 5C3 है, तो यहाँ पे फार्मूला देखें क्या है, एन फैक्टोरियल, तो आपने 5 की जगह ली दिया 5 का फैक्टोरियल, यह आ गया। फिर यहाँ क्या है, आर फैक्टोरियल, तो हमने कहा 3 है, 3 समझ लिया हमारे पास क्या है, आर है, 3 क्या हमारे पास आर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। इसी तरह से n माइनस आर है, तो आपने यहाँ लिख दिया 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 5 का फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है ना, उस 5 में से 3 जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल अलग आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आपने ये नहीं करना कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि इसको ऐसे सोल्व किया जाएगा। आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है बेटा। तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो यहां आपने कहा डिवाइडेड बाय, तो ये 3 फैक्टोरियल है, इसको एक्सपेंड कर लें, आप कहें 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है आपके पास 1, और 1 लिख दें यहां पे। इधर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए बेटा 2 मल्टीप्लाई 1, ये चीज इससे कैंसल आउट, ठीक है बेटा। तो यहां हमने कहा 2 था 4, ठीक है। अब इस 3 को हमने कैंसिल कर दिया इसके साथ, तो ऊपर क्या बचा 2 और 5 बचा, 2 5 दा 10, तो ये 10 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो अपने नीचे वाले दोनों फैक्टोरियल टर्म को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इस कंडीशन में आपने सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, वो है 6C2 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास 8C5 है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल, इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करेंगे, जब हल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 56 आएगा। थैंक यू बेटा।